महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,000 से अधिक मरीज सामने आए और 227 लोगों की मौत हो गई। अकेले मुंबई में एक दिन में कोरोना के करीब 5400 मरीज मिले, जबकि इस बीमारी से 15 लोगों की जान चली गई। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोरोना को फैलने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वहां उद्धव सरकार ने कोरोना की जांच के लिए होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत तय कर दी है। अगर मरीज घर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाता है तो उसे 800 रुपए देने होंगे और अस्पताल में इस टेस्ट को करवाने पर 600 रुपए का खर्चा आएगा। लैब में इस टेस्ट को करवाने पर लोगों को सिर्फ 500 रुपए ही खर्च करने होंगे। यूपी के फिरोजाबाद से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां दो पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद पर जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि मुकेश नाम के एक लड़के ने अपने पड़ोसी के घर में ईंटें फेंकी, जिसके बाद उसका पड़ोसी अपने दोस्तों के साथ उस पर टूट पड़ा। इससे पहले उनके बीच मारपीट हुई और बीच सड़क पर ही दोनों पक्ष गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन कुछ देर बाद एक पक्ष के 4 लोगों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के को दबोच लिया और फिर उस पर डंडों से वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच हमलावरों से अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक लड़का आगे बढ़ा, तभी उसे भी शिकार बना लिया गया और उस पर भी डंडों की बरसात होने लगी। डंडों की चोट की वजह से अपने साथी को बचाने पहुंचा वो लड़का तो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर पड़ा। इसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवा दिया। हालांकि इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पंजाब में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना के 2450 मरीज सामने आए हैं, जबकि इस महामारी की वजह से 56 लोगों की जान चली गई। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने वहां के 11 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। अब खबर है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सुधार नहीं हुआ और कोरोना के मरीज इसी तरह सामने आते रहे तो राज्य में सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ओडिशा के भद्रक से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर चलते एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस घटना में ट्रक को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की लपटों से घिरे ट्रक ने लोगों को दहशत से भर दिया। ऐसा लगा जैसे हाईवे पर कोई गाड़ी आग का गोला बनकर तेज रफ्तार से दौड़ लगा रही हो। सामने आई एक तस्वीर में ट्रक पर लदा सामान जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग मदद के लिए उसके पीछे भागते दिखे। इस बीच उस ट्रक से जलती हुई कुछ चीजें नीचे गिरी और फिर उनसे लपटें उठने लगी। इन सब के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उसने धधकते ट्रक को सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार दिया। इसके बाद सावधानी बरतते हुए उसने जलते हुए ट्रक को पास की नदी में गिरा दिया, जिसके बाद इस खौफनाक तस्वीर को करीब से देख रहे लोगों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और ट्रक में लगी आग को बुझाने में जुट गए। बताया गया कि ड्राइवर की समझबूझ से ट्रक और उस पर लदे कई सामान को जलने से बचा लिया गया। आज से देश भर में 45 साल से अधिक उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब तक देश में सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र वालों या फिर गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही थी। अनुमान है कि 45 से अधिक उम्र के करीब 34 करोड़ लोग हैं जिन्हें ये टीका लगाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन जिलों में ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर 45 साल से ऊपर के लोगों को 2 हफ्ते में 100% कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मेला बंद करवाने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिस वालों को चोटें आई। बैतूल में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से एक जगह कई लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगी हुई है और इसीलिए जब कुछ पुलिस वाले मेला बंद करवाने पहुंचे तो भीड़ बेकाबू हो गई। मेले का मैदान अखाड़े में तब्दील हो गया। सामने आई एक तस्वीर में सैकड़ों की भीड़ एक पुलिस वाले को घेर कर पीटती हुई दिखी। एक आदमी ने तो उस पुलिस वाले पर लाठी से हमला कर दिया। मारा। इस भीड़ में शामिल कई लोग ऐसे भी थे जो पिट रहे पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मारने वालों की तादाद ज्यादा थी। यही वजह रही कि कई कोशिशों के बाद भी भीड़ के चंगुल से उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ देर के बाद सभी पुलिस वालों को हमलावरों से छुड़ा लिया गया। बीती रात एनआईए ने आंध्र प्रदेश में 8 और तेलंगाना में 4 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कुछ आदिवासी, दलित और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर की गई है। आरोप है कि जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है उनके संबंध माओवादियों से हैं। एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदराबाद में भी छापेमारी की है। देर रात तक ये छापेमारी चलती रही।
आज से हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस कुंभ मेले में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना संकट को देखते हुए कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना टेस्ट की 72 घंटे पहले तक नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं पर खासतौर पर नजर रखी जाएगी। कल से ही हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की बॉर्डर पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही मौके पर ही लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। तो कोरोना रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। आज से हरिद्वार में कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है और इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, वहां पर टेस्ट के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और 72 घंटे तक की रिपोर्ट श्रद्धालुओं को दिखानी होगी, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में वहां पर हरिद्वार प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कुंभ मेले में कोरोना जांच से जुड़ा आदेश दिया। हरिद्वार में कुंभ मेले में आज से आम लोगों का आना शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 के वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि कुंभ मेले में रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट करने होंगे और वहां पार्किंग और घाटों के पास ऐसी गाड़ियों की व्यवस्था करने को कहा है जिनमें बीमार लोगों के इलाज की सुविधा हो। साथ ही कुंभ मेले में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की तैनाती रखने का भी आदेश दिया। इसके अलावा किसी भी तरह के हादसे से बचने के लिए वहां जल पुलिस की ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं उन्हें भी अपनी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। कुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने जो कोरोना नियम बनाए हैं उनके पालन पर भी जोर दिया गया। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस मामले पर 13 अप्रैल को रिपोर्ट मांगी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जुड़ने के लिए 3 और लड़ाकू विमान राफाल फ्रांस से भारत पहुंच गए। तीनों लड़ाकू विमान रात करीब 11 बजे गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स के बेस पर उतरे। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये तीनों विमान बिना रुके सीधे गुजरात के जामनगर में उतरे। इन तीनों विमानों के आने से भारत में राफाल की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। खबर यह भी है कि इन तीनों नए राफाल लड़ाकू विमानों की तैनाती अंबाला में होगी। खास बात यह भी है कि वायुसेना का अंबाला एयरबेस चीन की सीमा से भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। खबर है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 7 और राफाल फ्रांस से आ सकते हैं। तो एयरफोर्स की ताकत और बढ़ चुकी है। आप तस्वीरें देखिए, एयरफोर्स के 3 नए महारथी भारत आ चुके हैं और ये अंबाला एयरबेस पर इनकी तैनाती हो सकती है। खबर यह भी है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 7 और राफाल फ्रांस से भारत आ सकते हैं। तो लगातार राफाल की खेप भारत पहुंच रही है और अब 3 राफाल भारत पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये शामिल हो चुके हैं। तीनों लड़ाकू विमान रात करीब 11 बजे गुजरात के जामनगर में एयरबेस पर पहुंचे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में देर रात 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। झड़प की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन मौके पर पहुंची और किसी तरह से बवाल को शांत करवाया गया, लेकिन इस बीच कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। बाद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर ईंट और पत्थर पड़े दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई होगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों गुटों के लोग किस बात पर आपस में भिड़ गए थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं इस बवाल के बाद इलाके में तनाव है, जिसको देखते हुए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। पश्चिम बंगाल और असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। बंगाल में दूसरे चरण के तहत 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि असम में 39 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस चरण में बंगाल में 171 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य तय होगा। इनमें 151 पुरुष उम्मीदवार जबकि 19 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए कुल 10,620 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं असम में दूसरे चरण के तहत 345 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद होगा। इनमें 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। तो आज दूसरे चरण की बंगाल में वोटिंग है और तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। 30 सीटों पर बंगाल में वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी तरफ असम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम में 39 सीटों पर मतदान है और बंगाल आज सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि
सीधे सीधे मुकाबला है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच में। और जो 30 सीटें रही हैं, अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछले विधानसभा सीटों की बात करें, तो ये जो 30 सीटें हैं ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पिछली बार टीएमसी के कब्जे में 22 सीटें आई थी इन 30 सीटों में से। यानी कि टीएमसी के सामने इस वक्त किला बचाने की चुनौती है। सबसे महत्वपूर्ण चरण सीधे सीधे नंदीग्राम में लड़ाई है ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच। पश्चिम बंगाल में आज 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक वोटिंग होगी। बंगाल में आज जिन 30 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें 22 पर 2016 में टीएमसी ने कब्जा किया था। यानी जिन 4 जिलों में आज वोटिंग होने जा रही है वो टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ है। इन 30 सीटों पर 171 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत 19 महिलाएं भी शामिल हैं। जिन 4 जिलों में चुनाव होगा उनमें पूर्व मेदिनीपुर की 9, पश्चिम मेदिनीपुर की 9, बांकुड़ा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में आज सबकी निगाहें सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम पर रहेगी। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कभी उनके ही खास रहे और अब बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और पिछले 3 दिन से यहीं पर प्रचार में जुटी हुई थी। दूसरी तरफ नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। 2016 के चुनाव में शुवेंदु को 67% वोट मिले थे। प्रचार के समय टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कई बार टकराव भी हुआ। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लड़ाई जबरदस्त है, ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी। तो ममता बनर्जी के सामने किला बचाने की चुनौती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के खास थे वो अब बीजेपी में हैं। और ऐसे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है। ममता बनर्जी लगातार यहां पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई और जो ये 30 सीटें हैं, जो 4 जिलों की 30 सीटें हैं, ये टीएमसी का गढ़ है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनावों में 22 सीटें यहां पर टीएमसी को मिली थी। और इस बार लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधे मुकाबला है शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। नंदीग्राम विधानसभा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जितने भी विधानसभा सीटें हैं उनमें से सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनके ऑपोजिट उनको चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के पूर्व लेफ्टिनेंट शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, पोलिंग बूथ नंबर 76, ये भी काफी हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है, क्योंकि इसी पोलिंग बूथ पर जो है शुवेंदु अधिकारी आएंगे और वो वोट करेंगे। आपसे थोड़ी देर बाद 7 बजे यहाँ पर वोट शुरू हो जाएगा और यहाँ ही पर शुवेंदु अधिकारी पहुंचेंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पोलिंग बूथ पर यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ पर सुरक्षा का पूरा ये इंतजाम वो देख रहे हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी तरीके से इस बूथ की बागडोर ले ली है। इनको हेल्पिंग हैंड के तौर पे एक लोकल पुलिस का जवान यहाँ पर मिला हुआ है ताकि कोई लैंग्वेज की दिक्कतें ना आए। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जैसे 7 बजे यहाँ पर वोट शुरू होगा, सबसे पहले यहाँ पर 7 बजे के आसपास ही यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी पहुंचेंगे और वो अपना वोट कास्ट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, नंदीग्राम। दरअसल नंदीग्राम ममता के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि नंदीग्राम किसान और मजदूरों का सबसे बड़ा वोट बैंक है और 2007 में ममता ने इसी जगह किसानों के लिए आंदोलन किया था। ममता बनर्जी ने 2007 में नंदीग्राम से ही अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत करनी शुरू की और 4 साल बाद जब चुनाव हुए तो इसी नंदीग्राम ने बंगाल में लेफ्ट को हटाने में अहम भूमिका निभाई। तो आज सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम में और शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बीच में मुकाबला है। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि जो नंदीग्राम का समीकरण है वो क्या है। यहाँ पर हिंदू मतदाताओं की बात की जाए तो करीब 2 लाख ये यहाँ पर मतदाता है जो अहम रोल निभाने वाले हैं और लगभग कुछ समय रह गया है, वोटिंग शुरू होगी। 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। दूसरे चरण का आज मतदान है। टीएमसी का गढ़ है, 30 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर वोटिंग होगी अब से कुछ देर में।
पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला बोला। পড়িয়ে মানুষ করেছি, স্যার দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি, তা না ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিস, তুইও লড়বি আমিও লড়বো। असम में आज दूसरे चरण के लिए 13 जिलों की 39 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में 345 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी दूसरे चरण में 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी एजीपी 6 और यूपीपीएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस चरण में बीजेपी 2-2 सीटों पर सहयोगी एजीपी और अपनी सहयोगी यूपीपीएल के साथ फ्रेंडली फाइट पर है, यानी 4 सीटों पर उसके विरोधियों के साथ सहयोगियों के उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं इस चरण में कांग्रेस ने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस की सहयोगी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ 8 सीटों पर, जबकि उसकी दूसरी सहयोगी बीपीएफ 4 सीटों पर चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में दूसरे चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले 17 देसी बम मिले हैं। ये बम केशपुर के चरका गांव से बरामद किए गए हैं, जिन्हें बम स्क्वाड ने बाद में नाकाम कर दिया। केशपुर में आज ही मतदान होना है। ये बम एक मस्जिद के पीछे छिपाकर रखे गए थे, जिसकी जानकारी गांव के लोगों ने ही पुलिस को दी थी। बंगाल के नंदीग्राम में जेपी नड्डा ने दावा किया कि ममता बनर्जी वहां से चुनाव हार जाएंगी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी की तारीफ करते हुए दोनों प्रत्याशियों की तुलना की और ये भरोसा जताया कि नंदीग्राम में कमल खिलेगा। आप बताओ, मुख्यमंत्री अगर अपने मंत्री से लड़ने आ जाए तो बड़ा कौन है ये बताओ, कि अभी रुकेंगी नहीं। ममता जी नंदीग्राम में हार रही है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम की असम के चिरांग जिले के बिजनी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा होगी। चिरांग की 2 विधानसभा सीटों बिजनी और सिडली में तीसरे चरण में मतदान होने वाला है। इसके बाद पीएम आज दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में चुनावी रैली करेंगे, जबकि हावड़ा के उलूवेड़िया में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है। इन दोनों ही इलाकों में तीसरे चरण में मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की और इसके लिए एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और लिखा कि सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल बीजेपी के पदाधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं और चुनी हुई सरकार के कामकाज में रोड़े अटका रहे हैं। चिट्ठी में विपक्षी पार्टियों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया और दावा किया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनके हिस्से का फंड देने में जानबूझकर केंद्र सरकार देरी करती है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों को कामकाज में परेशानी उठानी पड़ती है। ममता बनर्जी ने केंद्र और राज्यों के बीच पुल का काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने लिखा कि विपक्ष के नेताओं से केंद्र सरकार के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं जितने आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुए। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। विपक्ष के नाम ममता की इस चिट्ठी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि अब बंगाल में टीएमसी का जहाज डूबना तय हो चुका है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वह चुनाव की रणनीति में अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ इकट्ठा करे, ये उनका पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन इस समय सबको इकट्ठा करना और ये कहना कि मोदी जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो जाओ, यह चुनाव में स्पष्ट संकेत दे रहा है। एक अंग्रेजी में कहते हैं सेव अवर सोल्स, SOS, या सेव अवर शिप, यानी हमारा जहाज डूब रहा है, उसको बचाने के लिए आओ। सेव अवर सोल्स का मतलब है हमें बचाने के लिए आओ। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता जी ने यह मान लिया है कि बंगाल में उनकी नाव डूब रही है, वह मुसीबत में है और एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। इसलिए यह
यह जो संदेश दिया उन्होंने, ये जो चिट्ठी लिखी, ये है तो उनका पार्टी का आंतरिक मामला, लेकिन ये एसओएस है और ये सेव अवर सोल और सेव अवर शिप है। डूबते हुए जहाज को बचाने का एक प्रयास है। लेकिन बीजेपी ने इस चिट्ठी के सामने आते ही ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी ने ममता बनर्जी को पिछली बार विपक्ष को एक करने की कोशिश की याद ताजा करवा दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को लेटर लिखा है और साफ तौर पर कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उनको एकजुट होना होगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, लेटर एक तरह से सारे विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात कही है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र बीजेपी के समय में सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित रखना है तो एकजुट हो जाओ। देखो, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब ये सब लोगों को जो इकट्ठा करने की बात हो रही है, एकजुट करने की बात हो रही है, किस चीज़ को बचाने के लिए? कुशासन को अपने बचाने के लिए, करप्शन को बचाने के लिए, क्राइम जो उनके शासनकाल में हुआ उसको बचाने के लिए। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने, ममता जी ने और सारे लोग जो है वो हाथ में हाथ मिला करके और इसी पश्चिम बंगाल की धरती पे मोदी जी के खिलाफ मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। क्या हुआ उसके बाद? मेरे दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और सब जो है अलग अलग रास्ते पे चल दिए। तारीख पहली, चरण दूसरा, सबसे बड़ा दंगल। जी हां, दूसरे चरण का आज मतदान है, 1 अप्रैल 2021। दूसरे चरण का मतदान असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में 39 सीटें और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें। 30 सीटें, लेकिन उन 30 सीटों में एक सीट नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी गई शुवेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद। ममता बनर्जी गई नंदीग्राम कि मैं वहां से लड़ूंगी, शुवेंदु अधिकारी को चुनौती दूंगी। शुवेंदु अधिकारी जो उनके खास सिपहसालार होते थे नंदीग्राम में, वो चले गए बीजेपी में। वहां आज मुकाबला है। 30 सीटें ये वो जहां पिछली बार इन 30 में बीजेपी के हाथ सिर्फ एक आई थी, सिर्फ एक, 2016 में। तो फिर बीजेपी को इतनी बड़ी चुनौती क्यों माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए? इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो एक सीट जो थी, उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो इन 30 में 12 सीटों पर बढ़त बीजेपी ने बना ली। 2016 में 30 जो सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है, उनमें 21 में तृणमूल कांग्रेस जीती थी। 21 में तृणमूल कांग्रेस जीती थी और उसके अलावा एक सीट पर बीजेपी जीती थी और बाकी 8 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस को गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 में तृणमूल की बढ़त थी, यानी 21 से 18 हुआ तृणमूल का आंकड़ा, सिर्फ बढ़त के हिसाब से देखें विधानसभा क्षेत्रों में। लेकिन बाकी 12 में बीजेपी की बढ़त हो, यानी लेफ्ट और कांग्रेस की एक भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त नहीं रही थी। लेफ्ट और कांग्रेस की एक भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त नहीं रही थी 2019 में। इसलिए जो खेल पलटा 2019 में बीजेपी ने, जो 2019 में बीजेपी ने चुनौती पेश की तृणमूल के सामने कि सरकार बचा लो अपनी 2021 में, वो आज देखने को मिल रहा है। दूसरा चरण, 30 सीटें, सबसे अहम नंदीग्राम और उसके अलावा असम की 39 सीटें। 2 ही राज्यों में आज चुनाव है, मतदान है। 39 सीटें जो असम की है वो भी बहुत अहम। वो इसलिए अहम क्योंकि ये 39 सीटों में बराक वैली की, बराक घाटी की 15 सीटें शामिल हैं। वो बराक घाटी जहां बांग्लादेश से आए हुए लोग बसे हुए हैं, तो बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम भी हैं, बांग्ला बोलने वाले हिंदू भी हैं। यहां पे टेस्ट होगा कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन का। बदरुद्दीन अजमल, AIUDF ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया इस बार। पिछली बार नहीं था, पिछली बार बीजेपी ने स्वीप कर लिया। लेकिन अगर पिछली बार इन दोनों का गठबंधन होता तो बीजेपी को यहां मुश्किल हो जाती। क्या वो मुश्किल इस बार ये गठबंधन पेश कर पाएगा? ये
असम सरकार अगर बचानी है बीजेपी को, तो यहां पर जो ये गठबंधन हुआ है कांग्रेस और AIUDF का, उसको नहीं सफल होने देना है बीजेपी। ये चुनौती बीजेपी के सामने। हमारे साथ हम लगातार नजर बनाएंगे इन 39 सीटों पर भी और इन 30 सीटों पर भी बंगाल की। हमारे साथ सबसे ज्यादा जोर तो हमारी नजर तो हमारी नंदीग्राम पर रहेगी। आशिका हमारे साथ नंदीग्राम से मौजूद हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ नंदीग्राम से मौजूद हैं। अमित पांडे मौजूद हैं बांकुड़ा सीट पर। बांकुड़ा सीट जहां से तृणमूल कांग्रेस ने शांतिका बनर्जी को टिकट दिया है, जो अभिनेत्री हैं बांग्ला फिल्मों की। वहां से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ डेबरा सीट से मौजूद हैं। डेबरा सीट भी बड़ी दिलचस्प सीट है। यहां पर 2 पूर्व IPS अधिकारी लड़ रहे हैं, मतलब बीजेपी और TMC से लड़ रहे हैं, लेकिन ये IPS अधिकारी हैं। भारती घोष काफी पसंदीदा IPS अधिकारी मानी जाती थी ममता बनर्जी की, लेकिन वो बीजेपी में चली गई। वो डेबरा से चुनाव मैदान में है और उनके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस से हुमायूं कबीर, वो भी पुलिस अफसर थे, IPS थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो डेबरा सीट का चुनाव एक पुलिस का चुनाव हो गया है। वहां पर चंद्रमोहन कुमार मौजूद हैं। और लेकिन सबसे पहले नंदीग्राम, अमित क्या हो रहा है नंदीग्राम में? देखिए, ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम और मैं इस वक्त बूथ नंबर 76 पे मौजूद हूँ, 76। ये भी हाई प्रोफाइल बूथ है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए। यहाँ की सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। दूसरी एक तस्वीर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल कर और यहाँ पहुंच गए हैं वोट करने के लिए। अब आप सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए, वोट करते वक्त आपके मन में क्या रहेगा? मन में कुछ भी नहीं है, वोट देने आया, सुबह सुबह वोट दे के चला जाएगा, बाद में तो काम होगा, दूसरा काम है, इसलिए वोट पहले दे के चला जाएगा। मुद्दे क्या क्या है आपके इलाके में? मुद्दे क्या क्या है? मुद्दा क्या क्या है कि डेवलपमेंटेर বিষয় থাকবে কি মনে? থাকবে, ওরা জানবে, আমরা ঠিক বলতে পারবো না। तो लोग यहाँ पर सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। किशोर, देखिए, बुजुर्ग भी हैं सबसे पहली कतार में और यहाँ पर वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पर बुजुर्ग खड़े हैं और ये चूंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो काफी ज्यादा सतर्क है और उन्होंने कहा हुआ है, सभी मीडिया से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो इस लाइन से आगे ना बढ़े, हम यहीं तक हम जी, तो एकदम बिल्कुल पोलिंग का एक्शन जगह जगह शुरू हो गया है। अमित बता रहे हैं, देखिए नंदीग्राम से, इधर ये नगांव से तस्वीरें आ रही हैं। यहां पर भी लोग पहुंच चुके हैं, नगांव में भी यहां पर लोग पहुंच चुके हैं। माफ कीजिएगा, ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें, दक्षिण 24 परगना से तस्वीरें आ रही हैं। और उधर हो जाएगी असम में भी देखिए पोलिंग बूथ में लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। हो जाए वो इलाका जहां पर बदरुद्दीन अजमल काफी प्रभाव माना जाता है, हालांकि ये बराक वैली में नहीं है, लेकिन हो जाए सेंट्रल असम में ये यहां पर ये देखिए लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। असम से जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर भी। और इधर अमित पांडे मौजूद हैं बांकुड़ा में, यहां पर भी भीड़ दिख रही है। जी अमित। किशोर, हम बांकुड़ा में मौजूद है और अभी इस म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पोलिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। कुछ लोग हैं किशोर यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पोलिंग जो स्लिप है वो नहीं बनाई गई है। हम इनसे बात करें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए कि सीनियर सिटीजन्स को मौका दिया जा रहा है। सर ये बताइए क्या कंफ्यूजन है? हाँ? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो अभी तो यही खड़े हैं, अभी 7 बज गई है, अभी तो लाइन में खड़े हैं। अभी तो कुछ पोलिंग स्लिप की आप बात कर रहे हैं? पोलिंग स्लिप अब तो हम नहीं मिला है, दूसरा किसी से फोन से हम ढूंढे हैं और लिख कर आए हैं। बस वही प्रॉब्लम, अभी तक इलेक्शन कमीशन से वजह से कोई हमको हेल्प नहीं मिला है। हम एक आदमी से पूछे हैं, वो उनका फोन से हमको निकल रही है। देखिए, ये यहाँ पर इनका कहना है कि इनको पोलिंग स्लिप, कुछ लोगों का कहना है कि पोलिंग स्लिप यहाँ पर नहीं मिली है किशोर इनको, जिससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऑब्जर्वर को बात बताई है, बाकी जी अमित रोग्राम को चंद्रमोहन डेबरा से बुला रहे हैं। जी चंद्रमोहन, आप तो एक मॉडल बूथ पे खड़े लग रहा है, गुब्बारे लगे हुए हैं, कुछ फूल वूल लगे हुए हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए मॉडल बूथ पर खड़े हैं और डेबरा का ये सरस्वती विद्या मंदिर है और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मतदान
शुरू हो जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लंबी कतार सुबह सुबह लगी हुई है और वहीं सामने सीआरपीएफ की तैनाती है। लोग सुबह से ही अपने घर से निकले हैं और फिर यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी बूथ भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बूथ है सामने में जो आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों में लंबी कतार लगी हुई है, एक तरफ महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरे तरफ पुरुष खड़े हैं। तो वहीं एक दूसरी और बूथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां की धीरे धीरे कतार जो है वो लंबी होती जा रही है। और ये जो पंडाल इसलिए लगाया गया है ताकि जब दिन चढ़ेगा और गर्मी बढ़ेगी उस समय जो यहाँ बूथ तक पहुंचेंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो सामने 2 बूथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मतदान शुरू हो गया है। तो सामने जो बूथ दिखाई दे रहा है ये भी अगले 2-3 मिनट बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इनके हाथों में आप देख सकते हैं ग्लव्स दिया गया है और साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है क्योंकि कोरोना काल में इस बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में कोरोना का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और बूथ तक पहुंचने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए यहाँ पर अर्धसैनिक, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती है। चंद्रमोहन, रोक रहा हूं आपको इसी तरह, यानी कि ये लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं सब जगह से, असम से और बंगाल से दिख रहा है, लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई हैं। ये देखिए होजाई, ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है होजाई की, बार बार हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो नहीं है, मास्क वास्क लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन आप देखें कि लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं होजाई में। ये देखिए ये इलाका जहां कांग्रेस और AUDF के गठबंधन का टेस्ट है ये, और यहां पर अभी से ही लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। महिलाओं की लाइन भी वहां पर काफी लंबी देखी हमने। बुर्के में कई महिलाएं वहां पर खड़ी हुई हैं, यानी अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत ज्यादा लोग वहां एकदम सुबह सुबह पहुंच गए हैं। सुनते हैं इनको। मैं काम करता है, काम मिस्त्री काम कर जाएगा, मिस्त्री का हमारा हाथ बजा जाएगा। क्या सोच के वोट दिया? क्योंकि हमें हमेशा होता है कि मेरा विकास हो, देश का विकास हो, आसाम का विकास हो। क्या सोचा? देश में ठंडा रहेगा इसके वोट देगा, शांत रहे। हाँ सब शाम का काम करने जाना इसलिए जल्दी आ गए। हाँ काम, हाँ पूरा काम में जाएगा। चलिए अमित बुला रहे हैं हमें जी। अमित मौजूद है नंदीग्राम में। जी अमित, देखिए यहाँ पर जो है लाइनें लगातार बढ़ रही हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए सुबह सुबह पहुंच गए यहाँ पर? सुबह सुबह इसलिए पहुंच गया, बाद में अगर दे पाएंगे क्या नहीं पाएंगे। वोट 10 साल से दे नहीं पाया वोट। आप 10 साल से वोट दे नहीं पाए? और मतलब 2 बार जो गया ना वोट देने के लिए आने ही नहीं देता था। आज टाइम मिला, अच्छा मौका है तो दे दूंगा ना। सब लोग हैं। रोक रहा हूं अमित आपको। आशिका भी बुला रही है, आशिका भी नंदीग्राम में मौजूद। आशिका, आप किधर है नंदीग्राम में? मैं ममता बनर्जी के घर के सामने हूँ। किशोर, तस्वीरें आपको दिखाते हुए बताऊं, वही नंदीग्राम है जो एक बार राज्य की राजनीतिक दिशा और दशा को बदल चुका है और अब भविष्य लिखने चला है। आंकड़ों के जरिए कुछ अगर आपको बताऊं, ये जो 30 सीटें हैं 2016 में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को करीब 7.5% वोट ही मिले थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में ये बढ़ कर के 42% के पास पहुँच गया था। नंदीग्राम की बात करें तो 2 नंबर पर पिछली बार बीजेपी रही थी। हालांकि उस समय शुवेंदु अधिकारी खुद टीएमसी से लड़ रहे थे तो वो जीते थे, उनके बाद बीजेपी रही थी। इस बार शुवेंदु अधिकारी खुद बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सामने ममता बनर्जी हैं। सबसे बड़ा जी रोक रहा हूं आपको। आशिका, लगातार लाइनें देखिए, लाइनें लगातार सब जगह से दिख रही हैं, सुबह सुबह दिख रही हैं। अमित पांडे के पीछे भी देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इधर देखिए डेबरा में किस तरीके से ग्लव्स दिए जा रहे हैं, लाइन लंबी लगी हुई है चंद्रमोहन कुमार के पास। और ये तस्वीर होजाई असम से, ये कांग्रेस और AIUDF को के चेहरों पर, उनके नेताओं के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान जरूर ला रही होगी, थोड़ी खुशी जरूर ला रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह इस इलाके में बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए हैं। यहीं से अगर कांग्रेस को चुनौती देनी है बीजेपी को तो ये 39 सीटें जो जहां आज मतदान हो रहा है और उसके बाद जो तीसरे चरण में मतदान होगा बहुत अहम है। तो क्या ये गठबंधन रंग लाएगा? कोशिश होगी AIUDF की कांग्रेस को यहां पर समर्थन देकर यहां से वोट जुटाकर इस गठबंधन को मजबूत करें। बीजेपी को अब इसकी काट किन इलाकों से निकालनी है वो देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है, जहां जहां से भी तस्वीरें आ रही हैं, लाइनें सुबह से ही लंबी लग गई हैं। दूसरा चरण मतदान का 30 सीटें पश्चिम बंगाल की, 39 असम की। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।